नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। कल हमने जिन फैसेट के बारे में चर्चा की थी उसमें पहला मैंने आपको बताया था कि संविधान और राज व्यवस्था में क्या अंतर होता है, दोनों एक दूसरे से कैसे परस्पर रूप से जुड़े हैं, दोनों के बीच क्या अंतर संबंध है। उसी में मैंने दूसरा पहलू लिखा था आपके सामने, संविधान के क्या कार्य होते हैं। आज हम मूल रूप से संविधान के क्या कार्य होते हैं हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है संविधान के कार्य। मैंने कल आपके सामने यहां पर छोड़ा था और आज यहीं से स्टार्ट हम करते हैं कि मूल रूप से हम संविधान के कार्यों को 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। वैसे बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं कि संविधान का कार्य क्या होता है तो वास्तव में हमने शुरू की क्लास में जाना कि एक एकल दस्तावेज होता है और उसमें सभी चीजें और सभी पहलू सैद्धांतिक स्वरूप में लिखे होते हैं। लेकिन किसी भी संविधान का कार्य आप इन जो ये 4 पहलू होंगे इनसे आप बेहतरी से समझ पाएंगे कि संविधान के वास्तव में कार्य होते क्या है। जिसमें सबसे पहला मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि फर्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। इसे पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपके लेवल पर। जैसे माना हमने समाज में 4 वर्ग के लोग हैं, वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी और वर्ग डी। ये पूरा एक समाज है। ये पूरा एक समाज है और इसमें 4 प्रकार के लोग रहते हैं, जिसमें वर्ग ए है, वर्ग बी है, वर्ग सी है और वर्ग डी है। अब वर्ग ए की जो मूलभूत नीड है, आवश्यकता है, वो बी से भी अलग है, वो सी से भी अलग है और वो डी से भी अलग है। सी की इसी प्रकार सी की जो बी की जो आवश्यकता है वो ए से भी अलग है, बी से भी अलग है और इसे ए से लगाना एरो, बी से भी अलग है और वो डी से भी अलग है। इसी प्रकार इन चारों की जो आवश्यकताएं हैं वो अपने रूप में अलग अलग है। जैसे इसे फिर से एक हम एग्जांपल से समझेंगे कि सपोज दैट ए को व्यापार करना है, बी को घूमने जाना है, सी को फैक्ट्री लगानी है और जो डी वर्ग के जो लोग हैं उसे अपना जीवन निर्वहन करने के लिए वो मूलभूत आवश्यकताएं जुटानी है जिससे वो अपने जीवन को अच्छे से चला सके। अब जब ये एक ही समाज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी आवश्यकताएं अलग हैं, लेकिन ये एक दूसरे से परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। इससे समस्या क्या उत्पन्न हो सकती है कि इनके बीच आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये एक दूसरे को लेकर असहज महसूस कर सकते हैं, इनके बीच असहिष्णुता का भाव आ सकता है। तो यहीं पर आता है संविधान का कॉन्सेप्ट। संविधान हमें यह बताता है कि ये चारों एक ही समाज में रहकर एक ही समाज में किस प्रकार से एक साथ रह सकते हैं। अब अगर मैं कहूं कि अगर इन चारों के लिए कुछ नियम बना दिए जाएं, और लिख दिया जाए कि आप चारों इन नियमों के अनुसार ही कार्य करेंगे, तो यही होता है संविधान का पहला कार्य, जिसके अनुरूप इन नियमों के अनुसार डी को सी से कोई असहजता महसूस नहीं होगी, सी को डी से नहीं, सी को बी से नहीं, बी को सी से नहीं
और बी को ए से नहीं, ए को बी से नहीं, सभी अपना कार्य, अपनी जरूरतों को आपस में फुलफिल करते रहेंगे, लेकिन एक ही समाज में बिना किसी डर के, बिना किसी असहजता के, बिना किसी असहिष्णुता के वो इसी समाज में रहेंगे और साथ रहेंगे और आगे अपने कार्यों को भी अंजाम देते रहेंगे। अगर इसे हम सीधी भाषा में समझे तो आप इसे कह सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि संविधान का जो पहला कार्य है वो यह है संविधान कुछ ऐसे बुनियादी नियमों को उपलब्ध कराता है जिससे समाज में एक दूसरे के बीच न्यूनतम समन्वय व विश्वास बना रहे। देखो बच्चों कितनी अच्छी बात कही है। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी नियमों को उपलब्ध कराता है जिससे समाज में एक दूसरे के बीच न्यूनतम समन्वय व विश्वास बना रहे। तो वही बात है कि अगर एक समाज में चार प्रकार के लोग होंगे, चारों प्रकार के लोगों की आवश्यकताएं अलग हैं, लेकिन वो एक ही समाज में साथ रहेंगे बिना किसी डर के, बिना किसी असहजता के। तो संविधान का सबसे पहला मूल कार्य यही होता है जो मैंने आपके सामने बताया। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा कार्य आता है। दूसरा कार्य क्या होगा? देखो बच्चों, हमने ये जो बुनियादी नियम बताए, इन बुनियादी नियमों का सृजन कौन करेगा? सवाल ये उठता है, इन बुनियादी नियमों को बनाएगा कौन? ठीक है, अगर मैं कहूं, इसे भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक वर्ग ए है, एक वर्ग बी है। वर्ग ए ने कुछ नियम बनाए, जैसे इसने कुछ 10 नियम बनाए और वर्ग बी ने 20 नियम बनाए। अब क्या हुआ कि दोनों के बीच, दोनों ये सोचते हैं कि वर्ग ए ने जो 10 नियम बनाए वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वर्ग बी ने जो नियम बनाए वो सर्वश्रेष्ठ हैं। अब यहां क्या होगा? दोनों के बीच टकराहट पैदा हो जाएगी। अब इस बात का निर्णय कौन करे कि वर्ग ए के नियमों को लिया जाए या वर्ग बी के नियमों को लिया जाए या दोनों के नियमों को लिया जाए, या फिर कोई तीसरा आदमी ये डिसाइड करे कि वर्ग ए के अंदर कौन से अच्छे नियम हैं और वर्ग बी के अंदर कौन से अच्छे नियम हैं और इनमें से कुछ नियमों को साथ लाकर समायोजित किया जाए। यह हो सकता है। तो बच्चों, इस बात का जवाब भी संविधान ही देता है। संविधान बताता है कि इन नियमों का प्रतिपादन कौन करेगा। जैसे अगर मैं कहूं सैद्धांतिक रूप से, अगर इसे हम एक सैद्धांतिक रूप से समझें तो अगर ये कोई क्षेत्र है और यहां पर किसी राजा का शासन है, तो राजा जो कानून बनाएगा वो क्या होंगे? इस क्षेत्र पर सभी पर लागू होंगे। क्योंकि यहां पर क्या है? एक छत्र राज है किसी राजा का। दूसरा, अगर ये कोई देश है, मान लीजिए ये कोई देश है और यहां पर एक पार्टी का राज है। राज मतलब शासन है। तो ये पार्टी जो भी नियम कानून बनाएगी वो उसके संविधान के अकॉर्डिंग होंगे और ये पार्टी के जो भी नियम कानून होंगे वो इस संपूर्ण देश पर लागू होंगे। तो यहीं पर क्या कॉन्सेप्ट आता है? यहीं पर हमारा दूसरा कार्य, यानी संविधान हमें बताता है कि इन बुनियादी नियमों का सृजन कौन करेगा। तो अब मैं जरा से रफ करता हूं।
दूसरा कार्य हम ऐसे समझेंगे कि बुनियादी सिद्धांत क्या होंगे। तो इसे सर्वप्रथम अब ऐसे समझना, बुनियादी सिद्धांत वह होते हैं जो राज्य का निर्माण कर सके व शासन की क्या पद्धति होगी। तो बुनियादी सिद्धांत क्या होंगे, राज्य का निर्माण कर सके व यह बुनियादी सिद्धांत राज्य का निर्माण कर सके व शासन की क्या पद्धति होगी। अब ये बुनियादी सिद्धांत कौन बनाएगा, यानी यह शक्ति किसके पास होगी, सवाल ये उठता है कि चलो संविधान ने ये बता दिया कि कौन बनाएगा, यह शक्ति किसके पास होगी। अब हम इस बात को समझते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ही इसे समझेंगे। जैसे संविधान कहता है, भारतीय संविधान कहता है कि इन बुनियादी नियमों का सृजन संसद करेगी। इससे पहले बच्चों एक चीज समझ लेना कि इन शक्तियां किसके पास होगी, क्योंकि आगे भी बताऊंगा मैं आपको, भारत में यह शक्ति वास्तव में जनता के पास होती है, इन कानूनों को सृजन करने के लिए। अब यहीं पर दूसरा सवाल यह आ जाता है कि यह जनता 130 करोड़ की जो जनसंख्या है, या जब भारत आजाद हुआ जब उसकी जो जनसंख्या थी, क्या वो आपस में मिलकर या बैठकर क्या एक समान रूप से कानूनों का निर्माण करेगी। सवाल ये सबसे महत्वपूर्ण यही उठता है। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है निकलकर कि यह जनता संसद के माध्यम से कानून का निर्माण करेगी, यानी इन बुनियादी सिद्धांत या बुनियादी नियमों का सृजन करेगी। अब ये बात है, यहां से यही दूसरा काम होता है इसका मूल रूप से कि बुनियादी सिद्धांत क्या होंगे जिससे राज्य का निर्माण हो सके या कर सके, वह शासन की क्या पद्धति होगी, ये भी इसी में डिसाइड होगा। दूसरा, बुनियादी सृजन करने की यह शक्ति हमारा संविधान किसको देता है, संसद को देता है। और मैंने पीछे एग्जांपल आपको बताया जिसमें यदि कोई क्षेत्र है तो राजा निर्माण करेगा, यदि कोई देश है तो वहां पर अगर कोई एकल पार्टी है तो पार्टी निर्माण करेगी। तो वही नियम कानून सब पर लागू होंगे। लेकिन यहां पर क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक जो शक्ति होती है वो जनता के पास होती है। लेकिन जनता सवाल ये उठता है, क्या जनता 130 करोड़ की जनसंख्या जाकर कानून बनाएगी। इसी के लिए हमारा संविधान कहता है, भारतीय संविधान कहता है कि संविधान बताता है कि कानून का निर्माण संसद करेगी और संसद का निर्माण जनता करेगी। आप इसे बेहतरी से समझ सकते हैं कि जनता संसद का निर्माण करेगी और संविधान बताएगा कि कानून का निर्माण संसद करेगी। यह हुआ संविधान का दूसरा कार्य। अब पीछे हटता हूं से एक बार आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना। अब देखो बच्चों, पहला कार्य कंप्लीट, दूसरा कार्य कंप्लीट, इसी से जुड़ा हुआ होता है तीसरा कार्य। सपोज संसद ने किसी कानून का निर्माण किया, अब आपने इस संसद को कानून निर्माण करने के लिए भेजा था और यह सोचा था कि संसद उन कानूनों का निर्माण करेगी जिससे लोक कल्याणकारी राज्य को सुनिश्चित किया जा सके, लोगों के और राज्य के बीच एक अच्छा समन्वय स्थापित हो सके। लेकिन जैसे ही संसद ने कानून का निर्माण किया
तो एक ऐसे कानून का निर्माण कर दिया, यानी ऐसा कानून जिसने क्या किया, समाज में यदि ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग और डी वर्ग, ए के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, यदि किसी धर्म विशेष से है तो यह पूजा नहीं कर सकता। बी को गाने का शौक है तो यह गा नहीं सकता। सी को घूमने का शौक है तो यह घूम नहीं सकता। और डी को बोलने का शौक है तो यह बोल नहीं सकता। ये चीजें निकलकर सामने है। अब आपको लगेगा कि हमने जिस संसद का निर्माण किया था, हमने जो संसद बनाई थी, उस संसद ने क्या किया, वो उस कानून को हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं बनाया। अब जनता के सामने ये होगा। यहीं पर संविधान बताता है, संविधान का तीसरा कार्य यहीं से निकल कर आता है। और संविधान कहता है कि राज्य संविधान का तीसरा काम यहीं पर आता है कि राज्य नागरिकों पर कानून लागू करते समय उन पर कुछ सीमाएं लगाए। यह सीमा मूल रूप से इस प्रकार होगी कि सरकार इसका उल्लंघन न कर सके। देखो बच्चों, ये कहता है हमारा संविधान का, या संविधान का तीसरा कार्य यही कहता है कि राज्य नागरिकों पर कानून लागू करते समय उन पर कुछ सीमाएं लगाएं। यह सीमा मूल रूप से इस प्रकार होगी कि सरकार इसका उल्लंघन न कर सके। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इसे एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लें, नहीं तो इसे नोट डाउन करना है तो करें प्लीज। ऐसा इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि वैसे हम इसे जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, उसमें आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बच्चों ध्यान रखना, वहां भी मैं इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा, लेकिन मूल अधिकारों में अगर सबसे कोई मूल अधिकार है तो वो यही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह कानून हमारे संविधान ने ऐसा उपलब्ध कराया है नागरिकों को कि सरकार मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। यानी कहीं ना कहीं क्या है, इसने सरकार की सीमाओं पर क्या लगाया है, प्रतिबंध लगाया है, सरकार को उन सीमाओं को उल्लंघन करने से रोका है। तो ये सबसे मौलिक अधिकार इसलिए भी कहा जाता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। यहीं पर यही आता है कि सरकार व
नागरिकों के बीच ज्यादा शक्तिशाली कौन है? कौन है? तो यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को यहां छोटा बना दिया जाता है और नागरिकों को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं और नागरिक यहां पर ज्यादा शक्तिशाली उभर कर सामने आते हैं, क्योंकि सरकार ने उन नीतियों का या उन कानूनों का सृजन नहीं किया जो नागरिकों के उत्थान के लिए सुनिश्चित कि जिनसे नागरिकों का उत्थान सुनिश्चित हो सके। तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, यहीं पर यही होता है संविधान का तीसरा कार्य। अब आते हैं संविधान के चौथे कार्य पर। संविधान का चौथा कार्य है बच्चों, इसे मैं कहूंगा लक्ष्य व आकांक्षाओं की पूर्ति। लक्ष्य व आकांक्षाओं की पूर्ति। ऐसा क्यों कहा गया बच्चों? ये भी सोचने वाली बात है। लक्ष्य और आकांक्षाओं की पूर्ति, इसे भी हम भारत के अगर संविधान के परिप्रेक्ष्य में समझें तो इसका सबसे बेहतर उदाहरण हम देख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जाएंगी। सरकार को कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जाएंगी जिसके अनुसार सरकार, बच्चों एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, यदि मैं सरकार लिखूं या राज्य लिखूं, बात एक ही है। बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना कि यहां पर सरकार और पीछे राज्य चल रहा था, तो बात एक ही है। जिसके अनुसार सरकार ऐसी नीतियों का सृजन करेगी जिससे लोक कल्याण सुनिश्चित हो सके। सरकार कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जाएंगी सरकार को, जिसके अनुसार सरकार ऐसी नीतियों का सृजन करेगी जिससे लोक कल्याण सुनिश्चित हो सके। ये भी पावर, ये भी शक्ति हमारा संविधान सरकार को देता है। इसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जब भारत देश 1947 में आजाद हुआ, भारत में काफी वैध विविधता मौजूद थी। भारत जब आजाद हुआ तो भारत में काफी तौर पर वैध विविधता मौजूद थी और भारत में काफी बड़ी मात्रा में असमानताएं थी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा और हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसे नियमों का प्रतिपादन किया, ऐसे बुनियादी नियमों को सुसज्जित किया हमारे संविधान में, जिससे समाज का हर व्यक्ति अपनी गरिमा और सम्मानजनक स्थिति के साथ अपने जीवन का निर्वहन कर सके। इस आज के दौर में, आज उसके दौर में, पिछले कुछ दौर में, आने वाले दौर में, चूंकि हमारा एक सशक्त संविधान है और इसी के अनुरूप हम समझ सकते हैं। और इसका अगर मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूं तो डीपीएसपीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बात करता है हमारा संविधान बताता है कि किस तरीके से राज्य को कुछ शक्तियां प्रदान की गई है ताकि कहीं ना कहीं
जब नागरिकों के ऊपर कुछ कानून इम्पोज किए जाए, कुछ कानून लागू किए जाए, तो वहां पर सरकार को कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने की जरूरत थी, क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं जब देश आजाद हुआ तो आज भी आप देख सकते हैं कि व्यवहारिक तौर पर, हालांकि सैद्धांतिक तौर पर बहुत कम दिखाई देती हैं, उस समय में तो काफी असमानताएं भारत में मौजूद थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नोट डाउन कर लें। अगर आपको लगता है तो मैं इसे उसमें भी लिख देता हूं सरल शब्दों में। संविधान सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे सरकार या राज्य अपने लक्ष्य व आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। वह ऐसे कानून का निर्माण करे जिससे लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो सके। देखो बच्चों, संविधान सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे सरकार राज्य अपने लक्ष्य व आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके, वो ऐसे कानून का निर्माण कर सके जिससे लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो सके। ये संविधान का 4 कार्य है। अब उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको जो मैंने संविधान के कार्य बताए उन्हें आप एक अच्छे अपने आप को एक उसे देखें एक बार और समझे कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैंने पहले में बताया बुनियादी नियमों का सृजन, दूसरे में बताया बुनियादी नियम, चलो मैं इसे वेन डायग्राम से आपको बता देता हूं। बुनियादी नियमों का सृजन, दूसरे में हमने देखा कौन करेगा, तो हमारा हमने अलग रूप देखे इसका। तो हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा संसद करेगी। क्या संसद कानून, कौन से कानून बना सकती है, कानून पर कुछ सीमाएं लागू हो सकती हैं और अंत में इन्हीं के अनुरूप सरकार के द्वारा लक्ष्य व अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति। और यहां पर आप देख सकते हैं कि सरकार को कहीं ना कहीं नागरिक की अपेक्षा कम शक्तिशाली बनाया, और यहां पर आप देख सकते हैं कि सरकार को ज्यादा मजबूती दी और यहां पर सरकार को कम मजबूती दी। तो हमारे संविधान ने काफी अच्छी तरीके से इस बात को उद्धृत किया है, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार और लोगों के बीच एक समन्वय की स्थिति बनी रहे। तो बच्चों, ये हुए संविधान के कार्य। और अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मैंने जो 2 फैसेट लिखे थे पहले उसमें, कि संविधान की समाज में उपयोगिता क्या है और हमारे व्यक्तिगत जीवन पर संविधान का क्या प्रभाव पड़ता है, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने इन चारों कार्यों के अनुरूप उन दोनों फैसेट को भी डिस्कस कर दिया है। अदरवाइज
अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। कल फिर मैं आपको इसका बताने का प्रयास करूंगा कि संविधान की समाज में क्या प्रासंगिकता है और हमारे व्यक्तिगत जीवन पर संविधान का क्या फर्क पड़ता है। अब बच्चों आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है और दूसरा कल हम पढ़ेंगे क्या। अब डायरेक्ट हम आएंगे सीधे भारत के संविधान पर, और जिसमें मैं आपको अन्य देशों के संविधान की चर्चा भी करूंगा। हम जानेंगे भारत का संविधान कब, क्यों, कैसे, कहां, एक्सेट्रा। तो यहां पर हम इन कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस भारत का संविधान कब, क्यों, कैसे और कहां। और कल मैं आपको यह भी बताऊंगा कि विश्व में सफल संविधान और असफल संविधान, किन देशों के सफल संविधान आज भी देखे जाते हैं और किन देशों में असफल संविधान का अस्तित्व आज भी देखने को मिलता है और पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। ये आज का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको लगा कि कुछ पूछना है या कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे इसके चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी समस्याओं को। अदरवाइज मैं जल्द ही नोट्स का भी प्रबंध करने की कोशिश करूंगा और आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाने का प्रयास करने में लगा हूं। आप चिंतित न हो, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाला उत्तराखंड का एग्जाम हो, यूपी का एग्जाम हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, आपको उसमें जीएस पोर्शन में और अन्य किसी भी विषय में कोई दिक्कतें उत्पन्न न हो। मैं अपनी ओर से निरंतर प्रयास करता रहूंगा, बशर्ते आप भी उसी निष्ठा और लगन के साथ इस चैनल को फॉलो करें और जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में अच्छे से समझें और उसे बाद में अपने आप को सोचने पर सोचें, विचार करें। और उसके बाद आपको अगर कोई डाउट आता है तो मैं आपके लिए 24/7 तैयार हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जल्द ही टेलीग्राम चैनल भी आने वाला है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल इसके आपके अपने इसी चैनल पर। थैंक यू।